Causes of failure of the League of Nations. I'm Raja Imran Safdar. लीग ऑफ नेशन 2 दहाइयां यानी 20 साल का अरसा गुजारने के बाद उसने बहुत से फिनोमिनल काम भी किए और बहुत से कामों में वो उसको शिकस्त भी हुई, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने के साथ ही उसका जो टाइटैनिक था वो डूब गया और उसका स्ट्रक्चर जो था वो बुलडोज हो गया और उसकी जितनी भी मशीनरी थी उसके साथ बहुत बुरा हशर हुआ। हम देखते हैं कि फर्स्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ कॉवेनेंट इन द लीग ऑफ नेशन, जहां तक इसके कॉवेनेंट का तल्लुक था उसके अंदर बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स थी, बहुत ज्यादा डीमेरिट्स थी, उसके अंदर बहुत ही यानी वीक पॉइंट्स थे और इट वॉज विक्टिम ऑफ लॉट ऑफ फोबाइल्स एंड लॉट ऑफ हमार्शिया एंड ड्रॉबैक्स। उसमें जर्मनी के साथ जो फ्रांस इंग्लैंड जो था वो बहुत ही ज्यादा राइवल थे, उसके साथ बहुत बुरा सलूक करना चाहते थे। तो फ्रांस के मकाम वर्सली में जहां पर यानी मिरर पैलेस के अंदर जहां पर यह कॉन्फ्रेंस हुई जिसको यानी पेरिस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, उसके अंदर जो उन्होंने कॉवेनेंट को भी लीग ऑफ नेशंस की जो बुनियाद रखी गई उसमें उसको भी शामिल कर दिया गया। और ये एक बहुत बड़ी ब्लंडर थी, बहुत बड़ी डिलिक्वेंसी थी, बहुत बड़ी मिस्टेक थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि जो उसके अंदर ही यानी ये फैसले किए गए थे कि हमने अपने आप पर डोमिनेट कर लेना है। सेकंड हम पढ़ते हैं कि दिस लीग ऑफ नेशन वाज नॉट ऑफ अ यूनिवर्सल कैरेक्टर। जहां तक इसकी फॉर्मेशन का तल्लुक था, लीग ऑफ उसका जो बुनियादी यानी उसका जो फाउंडेशन स्टोन जो रखा जाता वो अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन की अनटायरिंग और दिन रात की अनथक मेहनत के बलबूते पर उसने इसकी बुनियाद रखी थी। बट अनफॉर्चुनेटली अमेरिका की कांग्रेस और अमेरिका की जो सेनेट थी उन्होंने इसकी अप्रूवल की मंजूरी ना दी। वो कभी भी तैयार नहीं थे कि अमेरिका जो है वो पार्ट एंड पार्सल बन सके। तो इस तरह अमेरिका जो था वो स्टेल्थली और अंडरग्राउंडली और यानी वो सीक्रेटली क्लैंडस्टाइनली वो तो सिर्फ यानी पॉलिसी ऑफ द सेपरेशन और द आइसोलेशन पर कार्बन था और वो छुपते छुपते वो दुनिया की सुपर पावर बनना चाहता था। तो इस तरह इसके अंदर सिर्फ इंग्लैंड और फ्रांस की ही मोनोपोली अजारादारी थी। और जहां तक फ्रांस का तल्लुक था वो जर्मनी से उसको बहुत ज्यादा खतरात थे, वो जर्मनी से बहुत ज्यादा अलर्जिक था, वो जर्मनी की इकोनॉमी का बुलडोज करना चाहता था। उसे पता था कि जर्मनी दोबारा फिर कोलोसल पावर ना बन जाए, फिर दोबारा यानी जाइगेंटिक पावर ना बन जाए, उसको इकोनॉमिकली वो हमेशा डिसमेंबर करना चाहता था। और इतना ज्यादा रेवेजेस और इतना ज्यादा डैमेजेस और जितने भी करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ उसने सारा इंग्लैंड और अमेरिका और फ्रांस ने वो जर्मनी के खाते में डाल दिया। और जर्मनी जो था उसकी आवाम जो थी वो इस माहदे से बहुत ज़्यादा अलर्जक थी क्योंकि जब भी ये लीग ऑफ नेशन की बुनियादों की बात होगी तो हमेशा ये कहा जाएगा कि इसमें लोगों की यानी जो ज़रूरियात थी, लोगों की जो आवाज़ थी उसको दबा दिया गया। बल्कि शुरू में तो आम जो स्टेट्स थी दुनिया में, छोटी छोटी जो स्टेट्स थी यानी बाकी जो कॉन्टिनेंट्स थे जिस तरह एशिया के कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और अफ्रीका की जो स्टेट्स थी जिस तरह के ग्रीस और टर्की और रशिया और जापान, उनको भी शुरू में दावत ना दी गई। तो इसका मतलब दिस वाज ओनली अ वेरी कंटेन्ड एंड इट वाज ओनली abridged between the parameters of the European, you can say that, corridors। तो उसमें सिर्फ यूरोप की दो ही ताकतें ज्यादातर वहां पर यानी यू कैन से दैट डोमिनेशन ऑफ सुपर पावर्स। वहां पर सुपर पावर्स कौन थी? इंग्लैंड और फ्रांस। जो जहां तक इंग्लैंड का तल्लुक था वो पूरी वर्ल्ड के अंदर एम्पीरियलिज्म का बहुत बड़ा एक एक्सपोनेंट था, बहुत बड़ा माउथपीस और रिप्रेजेंटेटिव था। जहां तक इंडिया का तल्लुक था, जहां तक साउथ अफ्रीका का तल्लुक था, जहां तक कनाडा और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का तल्लुक था, उसकी जो वहां पर उसकी सुप्रामसी जो थी, उसकी वहां पर जो हुकूमत थी उसको वो मजबूत स्टेबल करना चाहता था, मजबूत साउंड करना चाहता था। यानी जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो सिस्टम था वो बिल्कुल ही तबाह हो गया जब जापान ने मंचूरिया पर हमला कर दिया। और जब लीग ऑफ नेशन ने उससे रिक्वेस्ट की और उसको थ्रेट करने की कोशिश की तो उसने उल्टा चाइना पर असॉल्ट कर दिया। चाइना पर आई बॉल टू आई बॉल करते हुए चाइना पर बहुत बड़ी हेजेमनी और एक्सपेंशनिज्म का मुजाहरा किया और उस पर हमला कर दिया।
उल्टा उसने शंघाई पर कब्जा कर लिया और उसी तरह उधर इटली ने एबसीनिया हबशा पर हमला कर दिया। और हालांकि हबशा का जो बहुत बड़ा जो उनका बादशाह था उसने लीग ऑफ नेशन की बिल्डिंग के सामने बहुत ज्यादा एहतजाज किया, बट अनफॉर्चुनेटली अनलकीली उसकी जो आवाज थी वो सहरा के अंदर आवाज की तरह साबित हुई। तो किसी मुल्क ने उसकी कोई सपोर्ट ना की, क्योंकि फ्रांस जो था वो चाहता था कि इटली की यानी हाँ में हाँ मिलाए ताकि जर्मनी के मुकाबले में इटली जो है वो फ्रांस की हमायत करे। और इस तरह इंग्लैंड जो था वो भी बिल्कुल इस चीज से गाफिल रहा, इनडिफरेंट रहा। तो दिस वाज अ वेरी यू कैन से द ड्रॉबैक्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन। अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। ये जो वर्सलीज का माहदा था इसके अंदर जो लीग ऑफ नेशन का जो एग्रीमेंट था, उसका जो कॉवेनेंट था, उसको भी पार्ट एंड पार्सल बना दिया गया। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी और लोगों को इस चीज का बहुत गुस्सा आया। और जो आर्म स्टेट थी उन्होंने समझा कि ये सिर्फ जर्मनी से रिवेंज करने का एक बहुत बड़ा एक यानी घटिया और दोगला किस्म का एक तरीका है, क्योंकि जो फ्रांस और इंग्लैंड है वो जर्मनी के बहुत से कीमती इलाके जहां से बहुत बड़ी उनकी माइंस थी, कोयले की माइंस थी, और इसके अलावा वहां पर और बहुत ही कीमती किस्म के वहां पर एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनके कीमती इलाके थे वो से कन्फिस्केट करना चाहते थे। तो स्टेट्स ने इस पर डेमोन्स्ट्रेशन किया और पूरी वर्ल्ड के अंदर इस बात पर बहुत ज्यादा यानी एहतजाज किया गया कि लीग ऑफ जो वर्सलीज है वो जर्मनी के साथ एक जिल्लत अमेज किस्म का ट्रीटमेंट किया गया है और उसके लोगों को बिल्कुल ही बुचर कर दिया गया है और लोगों को दबा दिया गया है और लोगों के अंदर इसके खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत थी। सिर्फ एक अजीम लीडर की जरूरत थी। जिस तरह के अब हम आगे पढ़ते हैं कि प्रोमलगेशन ऑफ डिक्टेटरशिप्स और प्रोपगेशन ऑफ डिक्टेटरशिप्स, क्योंकि इस पॉइंट के साथ ये पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। क्योंकि जब लोगों की आवाजों को जब हिटलर ने सुना, जो पहली जंग अज़ीम में एक सिंपल सिपाही था जो ऑस्ट्रिया के अंदर पैदा हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने देखा इट इज अ गोल्डन एंड प्लैटिनम अपॉर्चुनिटी टू कम इन द फोरफ्रंट एंड जो जर्मनी के हल्म पर कब्जा करने का बहुत सुनहरी मौका है, तो उसने लोगों के जज्बात को बहुत अबारा और उसने अपनी माइंड कैंप में इस बात का तस्करा किया कि जो अमेरिका है इट इज द बास्टर्ड ब्लड ऑफ यूरोप। और उसने इंग्लैंड और फ्रांस के खिलाफ बहुत ही दुश्मन अंगेज और बहुत ही हार्ड लाइनर किस्म की ही बिकेम वेरी डेमागोगरी लीडर। वो बहुत ही ज्यादा डेमागोगरी लीडर बन गया और आखिरकार उसने अपनी आवाम को इसके खिलाफ यानी उठा दिया और डिजायर टू प्रिजर्व नेशनल इंटरेस्ट। और जहां तक नेशनल इंटरेस्ट का ताल्लुक था, हर किसी को यानी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राह। आपने देखा है कि हेनरी किसिंजर ने कहता है डिप्लोमेसी किताब के अंदर कि अमेरिका ना किसी का परमानेंट दुश्मन है ना ही किसी का परमानेंट फ्रेंड है, उसके सिर्फ एक ही इंटरेस्ट अजीज हैं, तो उसके नेशनल इंटरेस्ट। इन द सेम वे फ्रांस का ना कोई परमानेंट दुश्मन था ना ही कोई परमानेंट फ्रेंड। वो तो जर्मनी को अपना सिर्फ निशाना बनाना चाहता था, वो तो अपने आप को मजबूत करना चाहता था। वो चाहता था कि जर्मनी को बिल्कुल ही सत्यानाश कर दी जाए, उसकी इकोनॉमी जो है उसको डिबेकल कर दिया जाए ताकि जर्मनी दोबारा फिर उठ खड़ा ना, यानी वो स्टेटस को कायम रखना चाहता था। और जहां तक इंग्लैंड का ताल्लुक था, इंग्लैंड को सिर्फ अपनी एम्पीरियलिस्टिक जो उसके यानी यू कैन से दैट नेफेरियस और ऑब्नॉक्शियस किस्म के जो डिजाइन्स थे पूरी वर्ल्ड के अंदर, वो उसको ही फैब्रिकेट करना चाहता था। वो पूरी वर्ल्ड के अंदर सिर्फ अपनी ही सुप्रामसी को कायम रखना चाहता था। आगे हम आते हैं लैक ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन। जहां तक इस ऑर्गेनाइजेशन के क्याम का ताल्लुक था, तो इसके अंदर सबसे बड़ी ड्रॉबैक जो थी, जो स्टेट्स के अंदर कोई भी म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं था, गिव एंड टेक का कोई असूल नहीं था। यानी कैसे ना जैसे कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लो, मेक हे वाइल द सनशाइन। तो सारी की सारी स्टेट जो थी जो इसके अंदर शामिल थी, उनका बुनियादी मकसद क्या था? सिर्फ अपने मफादात को फोस्टर करना, अपने मफादात को सिर्फ चेरिश करना और उनको सिर्फ प्रोग्रेस करना। और जहां तक पूरी वर्ल्ड का तल्लक था वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे। तो म्यूचुअल आइडेंटिटी जो थी ऑफ स्टेट्स की वो बिल्कुल ही खत्म होकर रह गई। सारी स्टेट जो थी मेंबर्स के दरमियान कोई भी आइडेंटिटी नहीं थी। सब जो मेंबर्स थे वो सिर्फ अपने ही यानी इंटरेस्ट को फैब्रिकेट कर रहे थे।
जिस तरह हम 7 पॉइंट पर देखते हैं, नो प्रॉपर बैकिंग। जहां तक यूनाइटेड नेशंस का और लीग ऑफ नेशंस का अगर आप कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन आज पूरी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक यानी सैन फ्रांसिस्को की एक झील के अंदर एक कश्ती में दुनिया के 3 अजीम लीडर, स्टालिन, जोसेफ स्टालिन ऑफ रशिया, और अमेरिका का रोजवेल्ट, और थर्ड यानी चर्चिल ऑफ इंग्लैंड ने बनाई थी। और उस तंजीम के पीछे बहुत बड़ी एक यानी उनके बहुत ज़्यादा यानी एसेट्स हैं उस यूएनओ के पास, क्योंकि पूरी वर्ल्ड के जो मुल्क ममालिक हैं जैसे अमेरिका है, IMF और वर्ल्ड बैंक को सबसे ज़्यादा अमदाद देता है, और ब्रिटेन सिस्टम्स के तहत उसके सबसे ज़्यादा वहाँ पर वोट हैं। तो इसी तरह पूरी वर्ल्ड के अंदर वहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा होता है पूरी वर्ल्ड से। जब वो चाहे आर्मी की ज़रूरत हो, आर्मी पर्सनल की ज़रूरत हो, तो पूरे मुल्क से डिमांड पर इंडिया, पाकिस्तान और स्पेन और जिस मुल्क से चाहे वो ले सकता है। बट ऑन द अदर हैंड जहां तक लीग ऑफ नेशन का तल्लुक था, उसके पीछे कोई भी प्रॉपर और अप्रोप्रिएट बैकिंग नहीं थी। अमेरिका जो था वो पार्ट एंड पार्सल ही नहीं बना। वुड्रो विल्सन ने गोश्त तंजीम को बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी जो आवाज़ थी वो 14 पॉइंट्स के आगे ना बढ़ सकी, और उसकी जो आइडियलिज्म थी, उसका टाइटैनिक जो था वो लीग ऑफ नेशन के शेप में धड़ाम से नीचे गिर गया। तो इस तरह उनकी जो रिलेंटलेस और अनटायरिंग जो क्वेश्चन थी वो बिल्कुल बेकार साबित हुई, और इसके पास कोई भी यानी यू कैन से दैट माउथ पीस नहीं था। कोई उसके पास आर्मी नहीं थी, कोई उसके पास इकोनॉमिक फोरम नहीं था, कोई उसके पास अच्छा किस्म का जस्टिस सिस्टम नहीं था। और कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, इस तरह इसका टाइटैनिक डूब गया। नंबर 8 हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल ड्रॉबैक्स। जब से ये तंजीम बनी थी उसकी बेसिक और फंडामेंटल उसके सफ़र से ही उसका जब यू कैन से उसका पहला ही ट्रैवलॉग जब शुरू हुआ, उसका पहला ही जब सफ़र शुरू हुआ, तो उसके अंदर बहुत सी यानी जेन्युइन और बुनाफाइडी और नेचुरल किस्म की ड्रॉबैक्स थी। वहाँ पर यानी कॉमनैलिटी ऑफ द इंटरेस्ट का कोई तसव्वुर नहीं था। यू कैन से दैट वहाँ पर सिर्फ यानी कह लें कि यूजरपेशन ऑफ द राइट्स का तल्लुक था, और मुख्तलिफ मुल्कों को तो वहाँ दावत ही नहीं दी गई। और जब उसका मंशूर तैयार किया गया, उसका जब यू कैन से दैट पोर्टफोलियो तैयार किया गया, तो बहुत से ममालिक ने उसकी यानी सिग्नेचर ही नहीं की। जिस तरह कि यूनाइटेड नेशंस का जब पोर्टफोलियो तैयार किया गया तो 50 स्टेट्स जो फाउंडिंग फादर्स जिनको कहते हैं, जो बुनियादी स्टेट्स कहा जाता है, उन्होंने वहाँ पर सिग्नेचर किए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर बहुत से यानी यूनानिमस किस्म की वो जो सिस्टम था, यानी यूनानिमस वोकल ऑफ द पीपल्स, यानी पूरी वर्ल्ड के अंदर जो यूनानिमिटी का असूल जिसके बलबूते पर लीग ऑफ नेशन था, उसका अमली तौर पर कोई मुजाहरा नहीं किया गया। वहाँ पर सिर्फ इंग्लैंड और फ्रांस की ही सुपरामसी थी। उन्हीं की सब यानी कहने के हर मामले में उन्हीं की हाँ में हाँ बनाई जाती थी। और जहाँ तक वो स्टेट्स थी वो इतनी मजबूत नहीं रही थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से उनकी इकोनॉमी काफ़ी हद तक डिमोलिश हो चुकी थी, और उनके पास इतने एसेट्स नहीं थे कि वो पूरी वर्ल्ड के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मामलात में वो इंटरप्शन करते। जिस तरह के जब रशिया ने फिनलैंड के मौके पर इस तंजीम से वो अलग हो गया, जब जापान ने मंचूरिया पर हमला किया तो उसने इंटरप्शन को अपने ज़ाती मामलात में इंटरप्शन गर्दाना और वो लीग ऑफ नेशन से अलग हो गया। इसी तरह इटली ने जब एबसीनिया पर हमला किया तो उस पर जो हार्श क्रिटिसिज्म की गई ऑन द पार्ट ऑफ द लीग ऑफ नेशन एज वेल एज द अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, उसने इसको अपनी ह्यूमिलिएशन और अपनी इग्नोमिनी तस्वर किया, और जिसके बलबूते पर वो इससे अलग थलग हो गया। तो इस तरह इसके अंदर जो बहुत यूनानिमिटी किस्म की जो चीज़ थी वो भी खत्म होगी, नापैद होगी। राइट टू रिजाइन, इस लीग ऑफ नेशंस का ये बहुत ही फंडामेंटल ड्रॉबैक था। इसके कॉबिनेट में लिखा था कोई भी स्टेट 2 साल का प्री नोटिस देकर इससे अलग थलग हो सकती थी। तो ये इसका बहुत फंडामेंटल और इसका बेसिक ड्रॉबैक था, जिसके बलबूते पर बहुत सी स्टेट्स ने इसका मजाक उड़ा दिया और इसको बिल्कुल यानी फ्रेजाइल और वीक किस्म की यह तंजीम बन गई। और इसका फाउंडेशन स्टोन जो थी उनको यानी उनकी एक बहुत बड़े जलजले आ गए, अर्थक्वेक आ गए और उनको डिमोलिश कर दिया। और आखिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आगाज से पहले ही इसकी दीवारों के अंदर दरारें पड़ना शुरू हो गई और इसकी बिल्डिंग जो थी वो उसका टाइटैनिक डूबना शुरू हो गया था। फिर आगे हम पढ़ते हैं फेलियर टू फेस बेसिक प्रॉब्लम्स। फिर पूरी दुनिया के अंदर जो बेसिक प्रॉब्लम्स थे
उनके बलबूते पर भी लीग ऑफ नेशन काफ़ी हद तक नाकाम हो चुकी थी। ये जो लीग ऑफ नेशन जो बुनियादें होती हैं, जो तंजीमें होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो हमेशा डेमोक्रेसी के बलबूते पर चलती हैं। वहाँ गिव एंड टेक का असूल चलता है, वहाँ यूनानिमिटी का असूल चलता है, वहाँ पर हमेशा लव फॉर ऑल एंड हेट्रेड फॉर नन का स्लोगन्स होते हैं, वहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स होते हैं। यानी जो कहते हैं ना डेमोक्रेसी होती है वो पूरी वर्ल्ड के अंदर यानी इंसानों की और ममालिक की यानी छोटे ममालिक की भी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरी वर्ल्ड के अंदर डिक्टेटरशिप का आगाज हो चुका था। इटली के अंदर बोनीटो मुसोलिनी बरसरे इक़्तिदार आ चुका था, जर्मनी के अंदर एडोल्फ हिटलर आ चुका था, और ऊपर से जो जर्मनी की जो टाइटैनिक था वो बिल्कुल डूब गया था। और जर्मनी को इस तरह हिटलर ने बहुत ज़्यादा हिटलर यानी जर्मन अवाम को उसने ब्लैकमेल किया कि तुम दुनिया की सबसे ताकतवर कौम हो, तुम गस्टापो को तुम फैब्रिकेट करो, प्रोपेगेंडा पर तुम अमल करो तो तुम दुनिया की सबसे सुपर पावर बन सकते हो। और जो वर्सलीज के माहदे के तहत हमारे साथ जो यानी जुल्म और सितम किया गया है उसका रिवेंज लेने का बेहतरीन मौका अभी आ चुका है। तो इस तरह उसने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उसने यानी ब्लैकमेल किया, और जर्मन कौम ने फिर सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में पोलैंड और यानी फ्रांस पर हमला करके उसने अपनी जिल्लत अमेज शिकस्त का बदला लेना शुरू कर दिया। इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1930 पर 1930 की जो माशी बदहाली थी उसने भी बहुत अहम रोल अदा किया, जिसके यानी फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन, क्योंकि पूरी वर्ल्ड के अंदर ये बहरान आ चुका था। और इकोनॉमिक कहते ना यू कैन से दैट जो फ्रांस का बहुत अजीम एक डिक्टेटर गुजरा है, बहुत अजीम आमर गुजरा है, यू कैन से दैट नेपोलियन बोनापार्ट जिसने वन सेट किया था आर्मीज डोंट मार्च विद द हंग्री स्टमक। अगर पेट भूखा हो, अगर इकोनॉमी मजबूत ना हो तो फौजें कभी हरकत नहीं करती। इसी तरह यानी फ्रांस का एक बहुत ही अजीम वोल्टायर, एक बहुत ही अजीम फिलोसफर वोल्टायर गुजरा है। वो कहता है कि गॉड इज ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ द पावरफुल बटालियन, कि अल्लाह ताला भी दुनिया के अंदर पावरफुल बटालियंस के साथ होता है। तो इस तरह जब हम इस पर्सपेक्टिव में जब हम लीग ऑफ नेशंस का हशर देखते हैं तो उसका टाइटैनिक जो था वो बिल्कुल ही डूब चुका था। इकोनॉमिक पूरी वर्ल्ड की तबाह हाल हो चुकी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से यानी 1.5 करोड़ बंदा मर गया और करोड़ों अरबों डॉलर्स का नुकसान हो गया, और पूरी वर्ल्ड के अंदर पता नहीं कितने ज़्यादा लोग वुंडेड हो गए, और जर्मनी को जिल्लत अमेज शिकस्त से दो चार होना पड़ा, और तुर्की के यानी बखरे हिस्से करने की धमकियां दी जाने लगी। और इंडिया के जो मुसलमान हिंदुस्तान थे उन्होंने भी तुर्की सल्तनत उस्मानिया ओटोमन अंपायर की यानी उसकी सुप्रामेसी के लिए आवाज़ बुलंद की, और हिजरत यानी मुल्क को छोड़ो क्विट द इंडिया मूवमेंट उसी दौर में शुरू हुई। आखिर में मैं यही कहूँगा, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। नेक्स्ट वी विल मेक अनदर वीडियो अबाउट द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। खुदा हाफिज़, विश यू गुड लक।